गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हम। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि एक ऐसा मेथड जहां पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो को यूज़ किया जाता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो को जानना बहुत ज़रूरी है जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की बात कर रहे हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मेथड, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या IRR जो मेथड है हमारा वो जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर बेस्ड है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब होता है कि जो हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होती है उसकी वैल्यू को डिस्काउंटेड कर देना। डिस्काउंटेड करने के लिए हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न या इन्फ्लेशन रेट को लेते हैं। सिंपली इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी हमारी कैश इनफ्लो है या जो भी हमारी कैश आउटफ्लो है उसकी वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करना कि वो उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जा सके। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करने का मतलब है कि एक कैश इनफ्लो जो है किसी प्रोजेक्ट से अगर वो 4 साल बाद हो रहा है तो उसकी आज के दिन की वैल्यू यहाँ पर कंसीडर की जाती है, यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उस प्रेजेंट वैल्यू पर बेस्ड जो ये मेथड हमें देखने को मिलता है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है वो पहले के मेथड्स जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के अंदर, उसी तरीके से ये वाला मेथड भी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला मेथड भी हमारा जो है कि बेसिकली डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर आधारित है। यानी कि इसमें जो कैश इनफ्लो है और आउटफ्लो है उसकी आज के दिन की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट को कैपिटल बजटिंग के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। तो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं या जब हम ये डिसीजन लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है तो हम ओरिजिनल जो हमारे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो एक्सपेक्टेड हैं उनको हम नहीं लेते हैं, बल्कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से जस्ट अपोजिट है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमें एक पहले से गिवन या पहले से डिटरमाइंड एक डिस्काउंटेड रेट होता है और उस रेट पर हम कैलकुलेट करते हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की आज के दिन की वैल्यू क्या होगी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को लेस किया जाता है और नेट प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर की जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम एक ऐसी डिस्काउंटेड रेट को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो सेम हो जाएं। यानी कि एक ऐसी डिस्काउंटेड वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जहां पर NPV 0 हो, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है हमारा कि हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन वो कैलकुलेशन देखने से पहले हम देखिए ये देखना चाहते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है, यहाँ से आप देखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ द डिस्काउंट रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट हम एक ऐसी रेट हम डिसाइड करना चाह रहे हैं जहाँ पर NPV जो है वो 0 हो जाए। तो अगर हम IRR मेथड की बात करते हैं तो IRR मेथड के हिसाब से हम एक प्रोजेक्ट को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं वो हमें देखना है कि यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर लिखा है इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ IRR मेथड। तो जब हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ IRR मेथड तो हम कंपेयर करते हैं प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न के साथ। जो हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है अगर वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा होती है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर IRR जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम है तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें पहले IRR निकालनी होती है और फिर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे हमें कंपेयर करना होता है। अगर IRR ज़्यादा है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर IRR कम है और आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो
एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है वहाँ पर एनपीवी जो होता है किसी प्रोजेक्ट का वो ज़ीरो होता है, क्योंकि आईआरआर हम कैलकुलेट ही ऐसा करते हैं जिस पे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू सेम हो, और जब दोनों की प्रेजेंट वैल्यू सेम होती है तो उस केस में एनपीवी जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाता है। तो अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके पास लाइनअप हैं और उसमें से आपको किसी एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो जिस प्रोजेक्ट की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट होगी उस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और बाकी के प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट किए जाएंगे। तो जब एक सिंगल प्रोजेक्ट हो तो हम देखते हैं आईआरआर को कंपेयर करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। जब एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे पास हों और उसमें से किसी एक को चूज़ करना है, तो जिस प्रोजेक्ट की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज़्यादा होती है उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको फर्स्ट रैंकिंग दी जाती है। तो ये तो बात हुई कि किसी एक प्रोजेक्ट को आईआरआर मेथड के बेस पे कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आखिर ये आईआरआर हमें कैलकुलेट कैसे करनी है। आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए 4 मेन स्टेप होते हैं हमारे। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो फेक पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का होता है, जो कि डिस्काउंटेड वैल्यूज़ पर नहीं होता बल्कि ओरिजिनल वैल्यूज़ पर होता है। तो हम इसको अनडिस्काउंटेड वैल्यूज़ पर बेस्ड फेक पेबैक पीरियड भी कहते हैं। एवरेज कैश फ्लो से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें एवरेज कैश इनफ्लो पता होनी चाहिए। जो हमारे पास कैश इनफ्लो बताई गई होती हैं, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो जो होती हैं हमारी, उनका टोटल करेंगे हम। तो हम एवरेज कैश इनफ्लो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैश इनफ्लोज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ लाइफ से। जैसे कि मान लीजिए कैश इनफ्लो आपको 5 साल की दी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 साल की कैश इनफ्लो का टोटल करेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज कैश इनफ्लो। इस एवरेज कैश इनफ्लो को फेक पेबैक पीरियड के फॉर्मूला में यूज़ किया जाएगा। अब देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फेक पेबैक पीरियड का फॉर्मूला है यहाँ पर। फेक पेबैक पीरियड का फॉर्मूला होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इनफ्लो। तो एवरेज कैश इनफ्लो तो वही है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, सारे सालों की कैश इनफ्लो को ऐड किया, नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड किया। और इनिशियल कैश आउटफ्लो कौन सी होती है, जो पैसा हमारा लगना है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस एवरेज कैश इनफ्लो करके जो हमारा टाइम पीरियड आएगा वो ईयर्स और मंथ में हम लिखेंगे, और ये हमारा होगा फेक पेबैक पीरियड। तो ये जो फेक पेबैक पीरियड है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए। आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जब हमने फेक पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हम चलेंगे सेकंड स्टेप की तरफ। और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें एन्युटी टेबल A2 देखनी है, जो हमें ये बताती है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 रुपी क्या होगी। तो टेबल हमारे पास है, उस टेबल को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आईआरआर कैलकुलेट करने का करने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको टेबल से मैं बताऊंगी कि किस तरह से उस टेबल को देखना होता है और किस तरह से उस टेबल को यूज़ करना होता है आईआरआर कैलकुलेट करने में और एनपीवी कैलकुलेट करने में। तो हमारे पास 2 टेबल्स होती हैं, टेबल A1 एंड टेबल A2। टेबल A1 जो होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 से रिलेटेड होती है, और टेबल 2 जो होती है, टेबल A2 जिसको हम कहते हैं, वो टेबल A2 होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1। तो हम इन टेबल्स को यूज़ करेंगे और टेबल A2 में हम देखेंगे सेकंड स्टेप के अंदर कि ये जो फेक बैक पीरियड है, फेक पे बैक पीरियड कहाँ पर लाई कर रहा है, किस परसेंटेज के साथ लाई कर रहा है। ये जो परसेंटेज जिसके साथ ये लाई करेगा, ये हमारा पहला डिस्काउंट रेट होगा। आई रिपीट, ये हमारा पहला डिस्काउंट रेट होगा जिसको हम फर्स्ट डिस्काउंट रेट बोलेंगे। ठीक है, फिर हम चलेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट डिस्काउंट रेट हमने अभी देखा है, जो हमारा टेबल A2 पे लाई कर रहा था, वहाँ उसकी एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था क्लासरूम में भी कि एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हम टेबल A1 को भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल A2 को भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल A2 तभी यूज़ की जाएगी जब हर साल का कैश इनफ्लो सेम होगा। अगर हर साल का कैश इनफ्लो सेम नहीं है तो हम टेबल A1 को यूज़ करेंगे। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज़ किया जाएगा, और ये हमने बहुत अच्छे से किया था। नेक्स्ट वीडियो में जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। तो
फिलहाल आप देखिए कि स्टेप्स कैसे होंगे। थर्ड स्टेप में हम जो हमने फर्स्ट डिस्काउंट रेट निकाली है उससे एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। एनपीवी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एनपीवी या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, यानी कि एनपीवी या तो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। ठीक है, अगर हमारी एनपीवी जो है वो प्लस में आ रही है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट डिस्काउंट रेट है उसके बाद का उससे बड़े वाला डिस्काउंट रेट हम इसमें चेक करेंगे। देखिए ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पहला जो हमारा डिस्काउंट रेट है उससे एनपीवी हमें कैलकुलेट करना है, और जब वो एनपीवी कैलकुलेट हो जाएगा तो हमें ये देखना है कि वो एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये एनपीवी प्लस में आ रहा है तो उससे नेक्स्ट हमें डिस्काउंट रेट लेकर दोबारा से एनपीवी कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो टेबल A2 में फेक पे बैक पीरियड है वो 14% पे लाई कर रहा था, हमने 14% से एनपीवी कैलकुलेट कर लिया। तो 14% पे अगर एनपीवी प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम 15% को देखेंगे। अगर 15% का एनपीवी भी पॉजिटिव आ रहा है तो हम 16% को देखेंगे। अगर 16% का भी पॉजिटिव आ रहा है तो हम 17% का देखेंगे। यानी कि अगर फर्स्ट डिस्काउंट रेट से हमारा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो हम आगे नेक्स्ट हाईएस्ट डिस्काउंट रेट से एनपीवी तब तक कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक कि एनपीवी नेगेटिव नहीं हो जाता। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ कि अगर फर्स्ट डिस्काउंट रेट से एनपीवी पॉजिटिव आता है तो उससे हाईएस्ट डिस्काउंट रेट से हम तब तक एनपीवी कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक हमारा एनपीवी नेगेटिव नहीं आ जाता, माइनस में नहीं आ जाता। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर पहला ही माइनस में आ जाए, फिर अगर जो हमारा फर्स्ट डिस्काउंट रेट है वो भी माइनस में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोसेस को उल्टा कर देंगे। हम उससे पहले वाला, उससे कम वाला डिस्काउंट रेट लेंगे और वहाँ पर एनपीवी निकालेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम माइनस में चलते जाएंगे वैसे वैसे डिस्काउंट हमारा जो एनपीवी है उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एनपीवी जो है फर्स्ट डिस्काउंट रेट का नेगेटिव आ रहा है तो हम उससे कम वाला लेंगे। बाई चांस मान लीजिए, सेम एग्जांपल लेके चलते हैं हम, 14% पे हमने एनपीवी निकाला, फर्स्ट डिस्काउंट रेट हमारा 14% था, तो जब 14% पे हमने डिस्काउंट रेट निकाला तो वो आ रहा था हमारा माइनस में। तो हमने क्या किया, अब वो माइनस में आ रहा है तो हम 14 के बाद करेंगे 13 का। अगर 13 का भी माइनस में आ रहा है तो हम 12 का करेंगे। हम तब तक कम डिस्काउंट रेट करते चले जाएंगे जब तक हमें एक पॉजिटिव एनपीवी नहीं मिल जाता। तो अब हमारे पास एक तो वो है जो हमारा फर्स्ट डिस्काउंट रेट था, और एक वो जो एनपीवी का साइन चेंज करके, जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट डिस्काउंट रेट आपका पॉजिटिव एनपीवी वाला था तो आपने एक ऐसा डिस्काउंट रेट ढूंढा है जो नेगेटिव वाला है। अगर वो पहले वाला नेगेटिव था तो आपने एक ऐसा ढूंढा है जो पॉजिटिव है। तो मतलब आपके पास दो ऐसे डिस्काउंट रेट हैं जिसमें से एक की एनपीवी माइनस में है और एक की एनपीवी प्लस में है। ठीक है, तो जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे एक एनपीवी जो एक ऐसी डिस्काउंटेड वैल्यू जिसकी एनपीवी नेगेटिव हो और एक ऐसी डिस्काउंटेड वैल्यू जिसकी एनपीवी पॉजिटिव हो, तो ये दो चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आप चलेंगे स्टेप 4 और लास्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो आपको स्क्रीन पर सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट। लोअर डिस्काउंट रेट कौन सा, जो कम वाला है, जिसका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। तो लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है डिफरेंस इन द डिस्काउंट रेट्स के साथ। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर रहता है आईआरआर कैलकुलेट करने का। सबसे पहले हम एवरेज कैश इनफ्लो निकालते हैं, उसको फॉर्मूले को यूज़ करते हैं फेक बैक पीरियड के अंदर। तो फेक पे बैक पीरियड निकालने के बाद हम टेबल A2 के अंदर एक वैल्यू निकालते हैं, एक ऐसा डिस्काउंट रेट जहां पर वो वैल्यू लाई करती है, और ये हमारा फर्स्ट डिस्काउंट रेट होता है। और इस फर्स्ट डिस्काउंट रेट के बेस पर हम एक दूसरा डिस्काउंट रेट निकालते हैं जो एनपीवी के अपोजिट साइन वाला होता है। तो हमारे पास दो डिस्काउंट रेट हो जाते हैं, और उन दोनों डिस्काउंट रेट की वैल्यूज़ को आईआरआर के फॉर्मूले में पुट करके और एक रेट निकाला जाता है जिसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर कहा जाता है।
ठीक है। इस तरह से ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा जिससे हमें आईआरआर कैलकुलेट करना है। आईआरआर कैलकुलेट कैसे करना है वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब थ्योरेटिकल पोर्शन इसका कंप्लीट कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकें। तो इसके आईआरआर मेथड के एडवांटेजेस क्या होते हैं, जैसे कि बाकी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड हैं उसी तरह से इस मेथड में भी आईआरआर मेथड के अंदर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट करके और उसके बाद रिजल्ट निकाले जाते हैं। ये इसका एक फ़ायदा है। इसके अंदर पूरे प्रोजेक्ट के पूरे एंटायर लाइफ टाइम के इन कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को कंसीडर किया जाता है। ये इसका एक एडवांटेज है। और जब हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं तो हम थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी टीडियस हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एनपीवी के कंसेप्ट से ये ज़्यादा आसान है हमारे लिए समझना, क्योंकि इसको समझना ज़्यादा आसान है कि अगर मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है और उसकी आईआरआर जो है वो 18% है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है 10% है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें चाहिए था 10% और इस प्रोजेक्ट में हमें मिल रहा है 18%। तो आप दूसरे को समझा सकते हैं कि जी देखो 10% की हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न थी, इससे हमें 18% मिल रहा है। तो आपकी बात दूसरा इंसान समझ सकता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट इज़ 14,350, तो अगर आप ये कहते हैं कि एनपीवी जो है ना वो 14,350 है, तो शायद कोई समझ पाए, जो एक्सपर्ट होगा वो समझ जाएगा, बाकी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को ये कहते हैं कि 10% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए थी और इसमें 18% आ रही है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ जी ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है आपका और ये आपको प्रॉफिट देगा। तो जो फाइनल आउटकम है वो समझाना आसान हो जाता है आईआरआर मेथड में। आईआरआर मेथड जो है उसके लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये अपने आप में ही एक रेट जो है वो कैलकुलेट करता है और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उस प्रपोजल की बाद में डिसाइड की जाती है। तो ये भी एक इसका फ़ायदा है कि इसके लिए पहले से कोई रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम शेयर होल्डर्स की वर्थ को मैक्सिमम करने का, उसको ये पूरा करता है, क्योंकि आईआरआर जो है वो सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है इस मेथड के थ्रू जिनकी जो आईआरआर है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है, इससे कंपनी को प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने का मौका मिलता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं आईआरआर मेथड के। सबसे पहले डिसएडवांटेज तो यही है कि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा, ये जो मेथड है कई बार आईआरआर इतने डिफ़िकल्ट रिज़ल्ट दे देता है कि इस आईआरआर के बेस पर किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और आईआरआर मेथड में ये एज्यूम किया जाता है कि सारे प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को हम कंसीडर कर रहे हैं और जितने भी इनफ्लो होंगे वो उनको हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो एजम्पशन है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि कई बार जो इनफ्लो होते हैं उसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो अगर इन डिसएडवांटेजेस को छोड़ दिया जाए तो आईआरआर मेथड जो है वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हमें देता है और बहुत अच्छा एक मेथड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स के अंदर, जिससे कि हम कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड डिसीजंस लेने में हेल्प ले सकते हैं। तो जो हम प्रैक्टिकली करेंगे आईआरआर मेथड को वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।